टीचिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वैदिक सभ्यता। हम लोग पहले हड़प्पा सभ्यता तक के बारे में पढ़ चुके थे। हड़प्पा सभ्यता का स्वर्णमान्य तिथि हम लोग देख चुके थे कि कब से कब था हड़प्पा सभ्यता का। 2350 से बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक के काल जो है सो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत था। अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता एक पुरानी सभ्यता है, उसके बाद एक वैदिक सभ्यता आया। तो दूसरी सभ्यता का नाम क्या पड़ा? वैदिक सभ्यता। 1750 के बाद जो 1500 बीसी का काल प्रारंभ होता है, ये 250 वर्ष का साक्ष्य हम लोग के बीच कुछ उपलब्ध वैसा नहीं है। और वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हम लोग जानते हैं कि वेद का अध्ययन इसी पीरियड में किया गया था। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का काल को वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। वैदिक सभ्यता जो है सो वेदों का अध्ययन किया गया है। किसमें? तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत में जो 1500 बीसी से लेकर के 750 बीसी तक के काल में हम लोग वेद का अध्ययन करते हैं। इसका तो वेद का अध्ययन, वेद किसे कहते हैं? ज्ञान। मतलब वेद हम लोग किसको कहेंगे? तो ज्ञान का जो भंडार होता है, किसका? ज्ञान का। इसका अर्थ ही होता है ज्ञान। तो वेद मतलब ज्ञान। तो वैदिक सभ्यता में हम लोग वेदों का ज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें वेद कितने थे? 4 थे। कितने वेद थे? 4 वेद थे। चारों वेद कौन कौन वेद? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये पीरियड जो है जो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि वेद के बारे में अध्ययन करते हैं और नेक के बारे में अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद का कार्यकाल कहां से कहां तक था, इसको हम लोग 2 पीरियड में देखेंगे। तो आगे हम लोग आते हैं चैप्टर पर कि वैदिक सभ्यता जो है सो 1500 बीसी से लेकर के कब तक? 600 बीसी तक के कार्यकाल वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो भारत में जो सभ्यता जो महत्वपूर्ण है, तो जो सभ्यता का जन्म हुआ वो कौन सी सभ्यता है? तो वैदिक सभ्यता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इस सभ्यता के बारे में हम लोग बोलते हैं सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वैदिक सभ्यता आया कहां से। तो वैदिक सभ्यता जो आया सो आर्य लोग भारत में आए थे इस समय। और आर्य लोग जो है सो इसे वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि आर्यों ने इस सभ्यता का निर्माण किया और आर्य लोग आए तो वेद का अध्ययन किया और वेद को लिखा। तो उसी के बारे में हम लोग धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वैदिक सभ्यता को हम लोग देखते हैं 2 पीरियड में बांट के देखते हैं। एक ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं और एक उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो ऋग्वैदिक सभ्यता जो है तो हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक सभ्यता 1000 बीसी से 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के कार्यकाल जो होता है वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के कार्यकाल जो होती है सो इसको उत्तर वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो आगे हम लोग चलिए आगे देखते हैं कि वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 बीसी से 600 बीसी तक का वैदिक सभ्यता का। अब वैदिक सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में एक महत्वपूर्ण सभ्यता का जन्म हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता का निर्माण हुआ उसे क्या कहते हैं हम लोग? वैदिक सभ्यता कहते हैं।
वैदिक सभ्यता, इस सभ्यता के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी वैदिक ग्रंथों, वैदिक ग्रंथ के बारे में, वैदिक ग्रंथ कहने का मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो अध्ययन करते हैं पुराण, ये मिलती है, इसलिए बोलता है इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। मतलब वेद का अध्ययन करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इसको आर्य सभ्यता के नाम से भी लोग जानते हैं, बोलते हैं इसे आर्य सभ्यता के, वैदिक सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, तो आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आर्य बोलता का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। तो वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। तो वेद का अर्थ ज्ञान और आर्य का अर्थ क्या हो गया, वेद का अर्थ क्या हो गया, ज्ञान, और आर्य का अर्थ क्या हो गया, आर्य का अर्थ हम लोग जानते हैं श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। वेद वैदिक मतलब वेद में कौन था, आर्य लोग थे। मतलब आर्य जो थे सब ज्ञान में, ज्ञानी में श्रेष्ठ थे, तो इसीलिए इसका सभ्यता का नाम क्या पड़ा, क्या आर्य सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता पड़ गया। इसलिए वैदिक सभ्यता को श्रेष्ठ जनों, मतलब श्रेष्ठ जनों की सभ्यता भी कहते हैं। देखिए श्रेष्ठ जनों की सभ्यता, क्योंकि ज्ञानी थे और श्रेष्ठ थे, इसलिए श्रेष्ठ जनों की सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हम लोग बोलते हैं दो भागों में बांटकर विभाजित करके देखेंगे। तो हम लोग क्या देखें कि वैदिक सभ्यता जो है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक के कार्यकाल को वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता का जन्म हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता जो है तो इसका जन्म करने वाले कौन है, तो आर्य लोग थे। आर्यों ने वैदिक ग्रंथ का अध्ययन किया, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ क्या मतलब, वेद का अर्थ ज्ञान, और श्रेष्ठ तो मतलब श्रेष्ठ ज्ञान वाले लोग। तो इसे हम लोग जानते हैं क्या कि इस वैदिक सभ्यता को श्रेष्ठ जनों की सभ्यता भी कहते हैं, श्रेष्ठ जनों की सभ्यता भी कहते हैं। किसको, वैदिक सभ्यता को। और इसका अध्ययन करने वाले बोलता है, इसको हम लोग देखते हैं कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित करके हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं कि दो भाग में वैदिक सभ्यता, दो भाग कौन कौन है, तो ऋग्वैदिक सभ्यता, इसे और किस नाम से जानते हैं, पूर्व वैदिक सभ्यता। इसका कार्यकाल कितना था, तो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी। तो ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में पूछेगा, ऋग्वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कितना था, तो 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक का कार्यकाल। उत्तर वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कितना था, तब 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, 1000 से लेकर के 600 बीसी तक इसका कार्यकाल है, तो उत्तर वैदिक सभ्यता का। अब हम लोग देखेंगे कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग बताया गया है, क्योंकि उस समय का जानकारी कुछ है नहीं। तो जो इतिहासकार आए वो अपने अपने कथन के अनुसार से अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह से आने का मान्यता देते हैं। लेकिन स्वरमान्य जो है सो मध्य एशिया से बताया जाता है। आर्य लोग कहां से आए, तो स्वरमान्य तिथि जो स्वरमान्य बताया जा रहा है वो कहां से, तो मध्य एशिया से। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों ने कुछ अलग अलग स्थानों से आने का बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कहां से कौन बोलता है इसके बारे में। तो इस सभ्यता के जनक बोलता आर्य लोगों के बोलता मूल निवास स्थान कहाँ था, इसके बारे में बोलता है विद्वानों में मतभेद है। मतलब मतभेद है कहने का, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग जगह से आर्य को आने का श्रेष्ठ बताया जाता है। हम लोग देखते हैं कि विद्वान का नाम है इधर और इधर मत दिया हुआ है। तो डॉक्टर अश्विनी, डॉक्टर बोलता है डॉक्टर अविनाश चंद्र, डॉक्टर अविनाश चंद्र जो है तो क्या बताते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र जो है जो क्या बता रहे हैं कि आर्य लोग जो आए थे से कहां से आए थे, सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। पंडित गंगानाथ झा बता रहे हैं, पंडित गंगानाथ झा कहते हैं क्या कि जो आर्य लोग जो थे तो कहां से आए थे, तो ब्रह्मऋषि प्रदेश से आए थे। कहां से, ब्रह्मऋषि प्रदेश से आए थे। डॉक्टर राजबली पांडे बताते हैं कि मध्य एशिया से आए थे। कौन बताते हैं, तो राजबली पांडे जो है सो कहां से बताते हैं, तो मध्य एशिया से। बोलते बाल गंगाधर तिलक कहां बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव
आर्कटिक प्रदेश से बता रहे हैं कि जो यार लोग जो आए थे तो कहां से आए थे, तो उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव कहां पर है, तो आर्कटिक प्रदेश में है। तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन का है, कथन बोलता है कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, आर्कटिक प्रदेश से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती बताते हैं कि जो आर्य लोग आए थे उसे तिब्बत के का प्रदेश से आए थे। आर्य लोग कहां से आए, तिब्बत वाला क्षेत्र से आए थे। कहां से, तिब्बत वाला क्षेत्र से। मैक्स मुलर कहां से बताते हैं, तो मध्य एशिया और विक्टोरिया से। मध्य एशिया और विक्टोरिया से बताते हैं, मध्य एशिया और विक्टोरिया से। मैक्स मुलर कहां से बताते हैं, मध्य एशिया और विक्टोरिया से। प्रोफेसर पिंका, प्रोफेसर पिंका बोलते हैं जर्मनी से आए थे। प्रोफेसर पिंका कहां से बता रहे हैं, जर्मनी से। प्रोफेसर बोलता है गाइस जो बोलते हैं सो बोल रहा है कि हंगरी से आए थे। कहां से, हंगरी से। और स्वर्णमान तिथि है कि यूरेशिया अल्पस पर्वत के पूर्वी भाग से आए हुए थे। यूरेशिया के अल्पस पर्वत पूर्वी भाग से आए हुए थे। स्वर्णमान मत यही देता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि मध्य एशिया से आए थे। ये भी मान तिथि ज्ञात होता है। ये कौन बोला है मध्य एशिया से, तो राजबल्ली पांडे ने बोला है, राजबल्ली पांडे ने। तो हम लोग क्या देखें कि अविनाश चंद्रा बताते हैं कहां सप्तसंगा प्रदेश से आए थे। पंडित गंगानाथ झा कहां से बताते हैं, ब्रह्मऋषि प्रदेश से आए थे। डॉक्टर राजबली पांडे ने क्या बताया, मध्य देश से आए थे। फिर हम लोग देखते हैं कि ये बाल गंगाधर तिलक कहां बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव से आए थे। फिर हम लोग देखें कि दयानंद सरस्वती कहां बताते हैं, तिब्बत वाला क्षेत्र से। मैक्स मुलर कहां से बता रहे हैं, तो मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया से दो गो। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर पिन्ना का बोल रहे हैं कि जर्मनी से। फिर हम लोग देखें कि गैल्स बोलते हैं कि हंगरी से आया था। और बोलता स्वरमांड तिथि जो है सो कहां से, यूरेशिया से बताया जाता है। ये स्वरमांड तिथि हम लोग किसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मध्य एशिया से कौन बोलता है, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर कहां से बता रहे हैं कि मध्य एशिया से आए हुए थे। ये स्वरमांड तिथि है, यही हम लोग का पूछता है। तो ये भी आई है, कहां से बोलेंगे, मैक्स मुलर ने कहां बोला, मध्य एशिया से बोला है। अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग इतिहासकारों ने जो बोला वहां पर दिया हुआ कि कौन बुक में, किस पुस्तक में कौन बोला कि कहां से आए हुए थे आर्य लोग। तो देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक बताते हैं कि द आर्कटिक होम ऑफ आर्यन वेदांग में लिखा है कि आर्य जो थे, आर्य का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया जाता है। किसके अनुसार, तब बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती बताते हैं कि जो आर्य लोग आए थे तो कहां से आए हुए थे, तो तिब्बत से आए हुए थे। मैक्स मुलर जर्मनी के बोलते हैं मूल निवासी हैं। और ये कहां से बताते हैं मैक्स मुलर कि मध्य एशिया से आए हुए थे। फिर हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग देखें यहाँ पर बताया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण बोलता पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ आर्यन वेदांग में आर्य का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण पुस्तक बोलता स्वामी दयानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सा है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल निवास स्थान कहां था, तो तिब्बत में था। कौन बताता है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया, किस पुस्तक में बताया है, तो ये सत्यार्थ प्रकाश में बताया है। किसमें, सत्यार्थ प्रकाश में बताया है। मैक्स मुलर जर्मनी के मूल निवासी थे। मैक्स मुलर कहां के, जर्मनी के मूल निवासी थे, लेकिन ब्रिटेन की बोलते नागरिकता प्राप्त कर ली थी। और मैक्स मुलर कहां का नागरिकता प्राप्त कर लिया था, ब्रिटेन का। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का समर्थक था। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का समर्थक था कौन, मैक्स मुलर। वैदिक बोलता है वैदिक सभ्यता, वैदिक भूगोल और वैदिक कालीन भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों को होता शामिल किया जाता है। हम लोग देखते हैं क्या क्या शामिल किया जाता है वैदिक भूगोल और वैदिक कालीन भूगोल के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं कि नदी, अथर्व में बोलता है 40 नदियों का बोलता उल्लेख किया गया है, जिसमें ऋग्वेद में प्रमुख बोलता है निम्नलिखित है। ऋग्वेद जो है प्रमुख, इसमें से प्रमुख है।
अब हम लोग देखते हैं नया नाम है और प्राचीन नाम है। कौन सा नदी का क्या नाम रखा गया था? तो बोलता है सिंधु नदी का। सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या था? इंडस। इंडस नाम था। सतलज का सतुद्री। चिनाब का, चिनाब का क्या था? तो आस्किनी। और बोलता है झेलम का बितास्ता, ब्यास का बिपाशा, रावी का प्रोशनी, सरस्वती का सुरवती सुरसती। तो देखिए सतलज का क्या? सतुद्री। चिनाब का आस्किनी, झेलम का बितास्ता, ब्यास का बिपाशा, रावी का प्रोशनी, सरस्वती का सुरसती। ये याद रखना है कि सिंधु नदी को प्राचीन नाम क्या था? इंडस था। सतलज का सतुद्री था। चिनाब का अस्किनी था। झेलम का बितास्ता, ब्यास का बिपाशा, रावी का प्रोशनी, सरस्वती का सुरसती। सरस्वती का सुरसती। अब हम लोग देखेंगे उपर्युक्त बोलता है नदी के क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। जो भी नदियां हैं उसको क्या कहा गया? सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। इन सातों नदियों में बोलता है सबसे महत्वपूर्ण नदी हिंदू नदी, मतलब सिंधु नदी को बताया गया है। पहले क्या बोला जाता था? सिंधु नदी को हिंदू नदी भी बोल दिया जाता था। तो यहाँ क्या होगा? सिंधु नदी बताया जाता है। सबसे पवित्र और बोलता है लौकिक नदी सरस्वती नदी को ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेदिक काल में कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी। सबसे प्रसिद्ध मतलब सबसे पवित्र नदी ऋग्वेदिक काल में कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। बीबीआई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है टेट में। सरस्वती नदी को बोलता है नदीतम। सरस्वती नदी को नदीत्मा नदियों की माता कहा गया। नदीत्मा नदियों की माता किसे कहा गया है? तो सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को किस नाम से? नदीत्मा के नाम से भी जाना जाता है। और नदीत्मा के नदियों की माता कहा गया है। नदीत्मा को नदियों की माता कहा गया है। किस नदी को? तो हम लोग सरस्वती नदी को। ईरान के चलकर बोलते हैं ईरान से चलकर आर्य लोग सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में आकर बसे थे। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि आर्य लोग जो आर्य लोग चल करके कहां से आए थे? तो सप्त सिंधु प्रदेश से आए हुए थे। इस समय गंगा और यमुना महत्वपूर्ण नदी नहीं थी। और इस समय गंगा और यमुना नदी महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि गंगा का होता है एक बार और होता है यमुना का 3 बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। अब बोला जाता है कि ये गंगा नदी यमुना नदी का उस समय उल्लेख उतना बार नहीं हुआ, इसलिए उस समय ज्यादा इसका महत्वपूर्ण स्थान गंगा और यमुना का नहीं था। क्योंकि गंगा नदी का एक बार उल्लेख किया गया है, यमुना नदी का 3 ही बार उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेदिक काल में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद नदी को बोलता है समीरा कहा गया है। ऋग्वेदिक बोलता है ऋग्वेद नदियों में नदियों को क्या कहा गया? समीरा कहा गया है। नेपाल में बोलता है इसको नारायणी और बोलता है शालिग्रामी कहा गया है। अब ऋग्वेदिक नदियों को क्या कहा गया? समीरा कहा गया। नेपाल में इसको नारायणी या तो शालिग्रामी कहा गया है। नेपाल में कहा गया क्या कहा गया? नारायणी और शालिग्रामी कहा गया है। नदियों को बोलता है गोमती नदी गौतम ऋषि की बोलता है बेटी थी। बोलता है नदी को गौतमी, गोमती नदी गौतम ऋषि की बेटी है, जिसको बोलता है पंजाब की गोमल नदी से बोलता है किया गया है। अब समुद्र बोलता है आर्य लोग बोलता है पूर्व में बोलता है समुद्र के बारे में जानते थे या नहीं, यह भी विवाद का विषय है। क्योंकि बोलता है आर्य लोग समुद्र के बारे में चर्चा ही नहीं किया, वो लोग जानते थे कि नहीं जानते थे, इसके बारे में विवाद का विषय है। फिर भी बोलता है 4 समुद्र के बारे में उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा समुद्र के बारे में उल्लेख किया गया है? आर्य लोग समुद्र के बारे में चर्चा ही नहीं किया, वो लोग जानते नहीं थे समुद्र था, लेकिन फिर भी 4 समुद्र के बारे में उल्लेख किया है। कौन कौन सा है? अपर, पूर्व और सागर और बोलता सराय सरियावत, ये 4 महासागर के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें केवल अपर को बोलता है, अपर को पश्चात अरब सागर के रूप में बोलता किया गया है।
और बोलता है इसमें केवल जो अपर को बोलता है पश्चात बोलता है अरब सागर के रूप में किया गया है। पर्वत बोलता है इस काल में हिमालय बोलता है इस काल में हिमालय को बोलता है हिमवत कहा गया है और इसकी बोलता है सर्वाधिक चोटी मुजवत कहा गया है। इसी मुजवत से बोलता है सोम का पोष भिगाना जाता था। अब तो कहा है कि पर्वत पर्वत जो है क्या है हिमालय 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 को बोलता है हिमवत कहा गया है और इसकी बोलता है सर्वाधिक चोटी जो था मुंजवत इसकी सर्वाधिक चोटी को क्या कहा गया मुंजवत कहा गया है। अब रेगिस्तान हम लोग देखेंगे। रेगिस्तान बोलता है रेगिस्तान ऋग्वेद में धन्नव शब्द का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में किसका धन्नव शब्द का उल्लेख किया गया है। इसे मरु कहते हैं और मरु कहते हैं वही चीज पूछता है कि ऋग्वेद में मरु किसको कहते हैं धन्नव को कहते हैं। रेगिस्तान के बारे में भी बोलता है यह लोग जानकारी रखते हैं। बोलता है रेगिस्तान के बारे में कौन लोग जानकारी रखते हैं मरु लोग या तो धन्नव लोग जानकारी रखते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्षेत्रीय विस्तार कैसे कैसे हुआ। अब वैदिक काल में क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार से हुआ इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे कि वैदिक काल में क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार से हुआ। जैसे हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता में क्षेत्र का विस्तार मोहनजोदड़ो से बोलते पंजाब पाकिस्तान ने चनहुदड़ो वगैरह विस्तार किया था लोथल वगैरह विस्तार किया था। उस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि वैदिक सभ्यता में किस प्रकार से क्षेत्र का विकास हुआ विस्तार हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज लोग भारत में बोलता सप्त प्रदेश से बाहर निकलकर आज लोग कहाँ निकल गए सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र और उसके आसपास क्षेत्र को बोलता जीत लिया और उसको बोलता है नाम क्या दे दिया ब्रह्मवर्त रख दिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब आर्य लोग भारत से बाहर निकले तो कहाँ गए तो सबसे पहले निकल करके कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र पहुंचने के बाद उन लोग क्या किया कि कुरुक्षेत्र के आसपास वाला क्षेत्र को जीत लिया और जीत लेने के बाद उसका नाम क्या कर दिया ब्रह्मवर्त प्रदेश रख दिया। क्या रख दिया ब्रह्मवर्त प्रदेश रख दिया। कौन आर्यों ने रखा। उसके बाद बोलता पूर्वी अवना और दुआब के बोलता दुआब और उसके आगे के सारा क्षेत्र जीत कर ब्रह्म ऋषि प्रदेश रख दिया। क्या रख दिया ब्रह्म ऋषि प्रदेश। अब बताइए कि बोलता है यहाँ पर कुरुक्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता था। उस जीतने के बाद आर्यों ने क्या नाम दे दिया ब्रह्मवर्त नाम दे दिया। लेकिन यमुना पूर्व यमुना के दोआब क्षेत्र को आगे तक जीत लिया और दोआब से आगे तक क्षेत्र जीता हुआ क्षेत्र का क्या नाम दिया गया तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश नाम दिया गया। और कुरुक्षेत्र वाला का नाम क्या दिया गया ब्रह्मवर्त दिया गया। ये दोनों कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। ब्रह्मवर्त कौन कुरुक्षेत्र और बोलेगा कि आपको दोआब पूर्व से लेकर के दोआब अवना नदी तक के इलाका को किस नाम दिया गया ब्रह्म ऋषि प्रदेश नाम दिया गया। पुनः हिमालय से लेकर बोलता है बिंद तक पुनः हिमालय से लेकर बिंद तक के क्षेत्र जीत कर आगे के सारे क्षेत्र का नाम क्या मध्य प्रदेश रख दिया गया। अब देखिए यहाँ पर 3 को नाम आया। क्या क्या नाम रखा है आर्यों ने। सबसे पहले क्या किया आर्य लोग सबसे पहले भारत से निकले। भारत से निकलने के बाद वो कुरुक्षेत्र में पहुंचा और उसके आसपास के सारे इलाके को जीत लिया। जीतने के बाद उस क्षेत्र का नाम क्या कर दिया ब्रह्मवर्त प्रदेश रख दिया। पुनः फिर उसने क्या किया पूर्वी यमुना से लेकर के दोआब तक के क्षेत्र को जीत लिया। जीतने के बाद उसने क्या किया उस क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि प्रदेश नाम रख दिया। फिर पुनः उनने क्या किया हिमालय से लेकर के बिंदी तक का क्षेत्र को जीत लिया आर्यों ने। और उस क्षेत्र सारे क्षेत्र को जीतने के बाद उस क्षेत्र का नाम का कर दिया मध्य प्रदेश कर दिया मध्य प्रदेश रख दिया। जब वो बंगाल बिहार को बोलता जीतने के बाद बोलता संपूर्ण भारत पर जब इन लोगों का बोलता है नियंत्रण हो रहा था हो गया तब इस देश का नाम क्या हुआ आर्यावर्त रख दिया। आर्यावर्त रख दिया। अब क्या कहता है कि जब उस आर्यों ने बंगाल बिहार
को जीतने के बाद, मतलब वो सारा क्षेत्र जीतने के बाद बंगाल बिहार वाला क्षेत्र, पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र, उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र जब जीत लिया आर्यों ने, तो क्या किया कि इस पूरे भारत का नाम क्या रख दिया, आर्यावर्त रख दिया, आर्यावर्त रख दिया। मौर्य काल में भारत को जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। मौर्य काल में भारत को क्या कहा जाता है, जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। देखिए कितना नाम आया, जम्बूद्वीप भी कहा गया है। राजा राजा भरत बोलता, राजा भरत के नाम पर बोलता है इस देश का नाम वैदिक काल में भारत में रखा गया है। वैदिक काल में क्या रखा गया, भारत रखा गया है। भारत को सर्वप्रथम यूनानी ग्रीक लोगों ने इंडिया कहकर बोलता संबोधित किया है। बोलता भारत को सर्वप्रथम यूनानियों ने, ग्रीक मतलब यूनानी लोग जो ग्रीक थे, उसे भारत को क्या बोला है, तो इंडिया बोला है। इंडिया बोलने वाला कौन है, यूनानी लोग सबसे पहले इंडिया बोला है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हम लोग देखें कि मौर्य काल में भारत को क्या कहा गया है, जम्बूद्वीप कहा गया। भारत बोलता भारत के नाम पर ऋग्वेदिक काल में ही भारत के नाम पर भारत नाम पड़ा है भारत का। फिर हम लोग देखे कि यूनानी लोग भारत को क्या बोला, इंडिया बोला है। तो हम लोग सब चारों पांचों नाम आया है। कौन कौन सा नाम आया, आर्य, ब्रह्मवर्त, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर का नाम आया आर्यावर्त, फिर आया जम्बूद्वीप, भारत और इंडिया। कौन कैसे नाम पड़ा इतना सारा भारत को, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। शॉर्टकट में हम लोग एक बात देखते हैं, आर्यावर्त किसने बोला, तो क्या हुआ कि कुरुक्षेत्र वाला प्रदेश को आर्यों ने जीत लिया, तो उसको ब्रह्मवर्त प्रदेश नाम दे दिया। फिर हम लोग देखे कि बोलता पूर्वी यमुना से लेकर के दुआब तक के इलाका को जीतने के बाद आर्यों ने इसे क्या दिया नाम, ब्रह्मऋषि प्रदेश नाम दे दिया। फिर हम लोग देखे पुनः कि हिमालय से लेकर के तिब्बत तक का क्षेत्र को जीतने के बाद आर्यों ने इसका नाम मध्य प्रदेश नाम दे दिया। उसके बाद हम लोग देखे कि संपूर्ण भारत पर जब आक्रमण कर लिया आर्यों ने, नियंत्रण कर लिया, तो बंगाल और बिहार, पूर्वोत्तर और उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र को जीतने के बाद आर्यों ने पूरे भारत को क्या नाम दिया, आर्यावर्त नाम दे दिया। फिर हम लोग देखे क्या कि एक भरत नाम का व्यक्ति था जो शकुंतला से पैदा हुआ था और उसका नाम भरत था, और भरत के नाम पर ही भारत नाम पड़ा है। ये चीज की जानकारी हमें मिलती है। लेकिन यूनानी जो ग्रीक लोग थे वो भारत को क्या कहा, इंडिया कहा है। यही चीजों को हम लोग पढ़े हैं, अध्ययन किए हैं। इसे याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं जीटेट में आपको पूछेगा ही पूछेगा, ये कंफर्म है। ये टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में हम लोग देखते हैं 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के काल को ऋग्वेदिक काल कहते हैं। वैदिक काल का था, वैदिक काल का पीरियड 1500 से 600 बीसी, लेकिन उसी के बीच में ये 1500 से बीसी से 1000 बीसी के बीच में क्या आता है, ऋग्वेदिक काल आता है। इस काल के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी ऋग्वेद से होता मिलता है, इसलिए ऋग्वेद काल कहा गया है, जिसके अंतर्गत होता निम्नलिखित बातों को होता शामिल किया जाता है। सामाजिक जीवन होता है, वर्ण व्यवस्था। अब सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग क्या देखें कि ऋग्वेदिक काल में हम लोग 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के अध्ययन करते हैं। अब हम लोग देखें कि इस काल के बारे में बोलता है सभी बोलता है महत्वपूर्ण जानकारी ऋग्वेद में मिलती है, इसलिए बोलता है इसे क्या नाम दिया गया, ऋग्वेद काल नाम दिया गया। सामाजिक ऋग्वेद काल का सामाजिक जीवन क्या था, मतलब यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, महिला की स्थिति क्या थी, महिलाओं का सामाजिक प्रतिष्ठा दिया जाता था कि नहीं दिया जाता था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पुनर्विवाह किया जाता था कि नहीं किया जाता था, सती प्रथा की व्यवस्था थी या नहीं थी, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ये अनेक चीजें हैं, क्या सती प्रथा होता था या नहीं, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। सामाजिक जीवन बोलता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के बारे में इस समय बोलता है वर्ण व्यवस्था जाति
के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होता था। कर्म के आधार पर विभाजित किया गया है। अब देखिए वर्ण व्यवस्था उस समय जाति के आधार पर नहीं होता था, किसके आधार पर होता था? कर्म के आधार पर होता था। कर्म जैसा कीजिएगा वैसा फल पाइएगा। आप देखते हैं हम लोग विभाजित किया गया था। महिलाओं की स्थिति उस समय क्या थी? महिला स्थिति क्या था उस समय? महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो महिला के बोलता ऋग्वेदिक काल में बोलता महिलाओं को बोलता सबसे अच्छी स्थिति थी। ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को क्या थी? सबसे अच्छी स्थिति थी। इस समय बोलता है पर्दा प्रथा तथा बोलता सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा भी नहीं था, सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं था ऋग्वेदिक काल में। महिलाएं धार्मिक कार्य बोलता युद्ध मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कहने का मतलब यह है कि महिला लोग धार्मिक कार्य में भाग लेती थी और युद्ध में भी भाग लेती थी, मंत्री का पोस्ट में भी भाग लेती थी। कौन? ऋग्वेदिक काल में महिलाओं ने। अब हम लोग देखते हैं यहाँ लोग बोलता है पति की बोलता संपत्ति में बोलता पति का जो भी संपत्ति है उसमें पुत्र के समान अधिकार हो रखती थी। पुत्र का जितना अधिकार है उतना पत्नी का भी अधिकार है। इस समय मतलब पुनर्विवाह का उल्लेख भी मिलता है। पुनर्विवाह मतलब स्त्रियां कर सकती थी जिस प्रकार से अभी पुनर्विवाह स्त्री लोग कर सकती है उसी प्रकार से पहले भी पुनर्विवाह कर सकती थी। ऋग्वेदिक काल में इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? ऋग्वेदिक काल में मिलती है। पुनर्विवाह की जानकारी ऋग्वेदिक काल में मिलती है या नहीं? तो हाँ मिलती है। हम लोग क्या देखे ऋग्वेदिक काल में हम लोग सामाजिक व्यवस्था जो था तो वर्ण सामाजिक व्यवस्था नहीं था बल्कि कर्म के आधार पर जाति के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर विभाजित किया जाता था। फिर हम लोग क्या देखे कि महिलाओं की स्थिति क्या थी? ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और बोलते पर्दा प्रथा बोलते सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। फिर हम लोग क्या देखे कि महिलाएं जो थे धार्मिक पूजा पाठ में भाग ले सकती थी। कोई भी पोस्ट पर मंत्री पोस्ट पर तो कहीं पर भाग ले सकती थी मतलब बनती थी। इसके बारे में जानकारी मिलता है। फिर हम लोग देखें कि जितना मतलब पति का बोलता जो भी संपत्ति है उसके में जो बेटा का अधिकार होता है उतना पत्नी का भी अधिकार होगा, ये भी जान लिए हम लोग। फिर हम लोग क्या देखे कि बोलता जो ऋग्वेदिक काल में पुनर्विवाह का भी जानकारी हम लोग को मिलता है। पुनर्विवाह भी ऋग्वेदिक काल में होता था। महिलाएं की स्थिति ऐसा ही थी। आगे हम लोग देखते हैं इस समय बोलता कुछ विदुषी महिला का उल्लेख भी मिला है। बोलता ऋग्वेदिक काल में कुछ विदुषी महिला का उल्लेख मिलता है जिन लोगों ने बोलता वेद की मंत्रों की रचना किया था। जैसे बोलता लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सिक्ता, विसुरा, इन बोलता लोगों को बोलता ऋषि की बोलता उपाधि से सम्मानित किया गया। किसे? ऋषि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो बोलता ऋग्वेदिक काल में कौन सी महिला? विदुषी महिला की जानकारी कहां से मिलती है? कहां उल्लेख किया गया? ऋग्वेदिक काल में किया गया है। अब हम लोग देखेंगे विवाह पद्धति। विवाह का पद्धति क्या क्या था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। विवाह की बोलता विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान की प्राप्ति करना था। सही बात है कि अभी भी विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संतान की प्राप्ति करना। इस समय बोलता बाल विवाह नहीं होता था। इस समय बाल विवाह नहीं होता था। इस समय बोलता एक तरफा बोलता विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह और बोलता नियोग प्रथा का प्रचलन था। आजीवन बोलता है अविवाहित बोलता रहने वाली लड़कियों को बोलता है या मांजू कहा गया है। क्या कहा गया? अविवाहित रहने वाली महिला को अमंजू कहा गया है। तो आजीवन मतलब जीवन भर शादी नहीं करेगी जो महिला उसको क्या कहा गया है? या मांजू कहा गया है, अमंजू कहा गया है। वेशभूषा बोलता इस समय बोलता सूती और बोलता ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था जिसमें बोलता कुछ प्रमुख बोलता है जैसे वासस बोलता कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र को क्या कहता है? वासस बोला जाता है। नीवी कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र को क्या कहा जाता है? नीवी कहा जाता है। अधिवास बोलता चार या बोलता दुपट्टा, चार या दुपट्टा को जो बोलता अधिवास कहा गया है। चार या बोलता दुपट्टा जो बोलता अधिवास कहा गया। बोलता अधिवास को चार या दुपट्टा को क्या कहा गया? अधिवास कहा गया है। आभूषण के बारे में हम लोग जानते हैं।
बहुमूल धातु के बोलता आभूषण स्त्री पुरुष दोनों लोग पहनते थे। मतलब बहुमूल जो धातु होता था, जैसे सोना चांदी को कौन पहन सकता है? तो महिला, ऐसा बात नहीं, पुरुष भी पहन सकता है, पुरुष लोग भी अभी भी पहनता है कुछ लोग, तो महिला और पुरुष दोनों पहन सकते थे। जिसमें कुछ प्रसिद्ध है कुरीर। कुरीर जो है माथे पर बोलता धारण किया जाने वाला है। कुरीर कहां पर? माथा पर धारण करने वाले को कुरीर बोला जाता है। रुक्मा वक्ष पर बोलता धारण करने वाले, वक्ष पर धारण करने वाले को रुक्मा बोला जाता है। निष्क बोलता गले में धारण करने, निष्क कहलाता है गला में धारण करने वाला आभूषण को क्या कहा जाता है? निष्क कहा जाता है। निष्क बोलता कालांतर में सिक्का के रूप में बोलता है लोकप्रिय था। निष्क जो है कालांतर में क्या? सिक्के के रूप में लोकप्रिय था। इस रूप में सिक्के के रूप में लोकप्रिय था। करण शोभन बोलता कानों में धारण करने वाला, कान में धारण करने वाले को क्या बोला जाता था? कर्ण शोभन बोला जाता था। क्या क्या हम लोग देखे आभूषण में? आभूषण बोलता है, हम लोग जानते कि बहुमूल धातु होता था। आभूषण किसको कहते हैं? बहुमूल धातु का आभूषण बोला जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों लोग पहन सकते हैं, दोनों लोग पहन सकते हैं, स्त्री और पुरुष। कुरीर, कुरीर क्या होता था? माथों पर बोलता धारण करने वाले को कुरीर बोला जाता था। और फिर हम लोग देखे क्या? रुक्मा, रुक्मा क्या होता था? तो बोलता वक्ष पर बोलता धारण करने वाले को रुक्मा बोला जाता था। निष्क गले में पहनने वाले को निष्क बोला जाता था। निष्क लोकप्रिय था, इसलिए सिक्के के लिए लोकप्रिय था। अब बोलता है कर्ण शोभन। कर्ण शोभन क्या था? कानों में बोलता धारण करने वाले को कर्ण शोभन बोला जाता था, कानों में धारण करने वाले को कर्ण शोभन कहा जाता था। अब बोलता सामूहिक इकाई, बोलता सामूहिक इकाई क्या थी? इस समय परिवार बोलता संयुक्त परिवार था। परिवार कैसी थी? संयुक्त परिवार था। परिवार का बोलता सबसे अधिक उम्र बोलता है वाला व्यक्ति बोलता मुखिया होता था। सबसे अधिक उम्र वाला व्यक्ति क्या होता था? मुखिया होता था, जिसको बोलता कुल्लप कहा गया है। जिसको क्या कहा गया? कुल्लप कहा गया है। कुल्लप कहा गया है। इस समय बोलता सामूहिक इकाइयों का बोलता विभाजन नीचे से ऊपर की तरफ बोलता है निम्नलिखित रूपों में हुआ है। और बोलता है इस समय बोलता देखता है जन का था सबसे बोलता है बड़ा 20 होता था। सबसे बड़ा 20 को क्या कहते थे? जन बोला जाता था। ग्राम बोलता, उसके बाद होता था ग्राम। ग्राम कुल परिवार बोलता है सबसे छोटी इकाई थी। मतलब सबसे पर नीचे क्या आएगा? कुल आएगा, परिवार सबसे छोटी इकाई, फिर ग्राम आएगा, ग्राम के बाद जन आएगा जो विश्व का सबसे बड़ा जन होता था। इतना दूर तक हम लोग देख चुके हैं। ऋग्वेद में बोलता है जन का उल्लेख कितना बार? 275 बार। जन का उल्लेख कितना बार ऋग्वेद में? जन का उल्लेख कितना बार? 275 बार। और विश्व का उल्लेख 170 बार किया गया है। विश्व का उल्लेख 170 बार किया गया है। अब हम लोग यहाँ तक आज का क्लास रखते हैं। कल से हम लोग देखेंगे मनोरंजन का साधन ऋग्वेद में काल में क्या था, राजनीतिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक जीवन क्या था। ठीक है, इस आज यहीं तक रखते हैं क्लास को।